नमस्कार जी। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय के बारे में। तो बच्चों, आप सब ने जड़त्व आघूर्ण संबंधी जो समांतर अक्षों की प्रमेय है उसके बारे में आपने पढ़ा है कि किसी पिंड का किसी अक्ष के प्रतः जो जड़त्व आघूर्ण है वो उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आईसीएम तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी स्मॉल a के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब I बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर। ये आपने थ्योरी पढ़ी है। इसी का अगर हम चित्र बना दें तो चित्र ये है कि अगर कोई ये पिंड है जिसका ये द्रव्यमान केंद्र है और द्रव्यमान केंद्र से अगर कोई गुजरने वाली अक्ष है तो उसके लिए जड़त्व आघूर्ण जो ICM है और इस पूरे पिंड का द्रव्यमान अगर हम M मान लें, ठीक है, और इसकी जो इस अक्ष के परितः अगर हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है I और इनके बीच की दूरी स्मॉल a है तो I बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ा है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये पिंड है, ये पिंड नहीं, छड़ है, कोई एक लंबी छड़ है जिसका ये सेंटर ऑफ मास है। हमने इस सेंटर ऑफ मास से इसको जो है ये एक्सिस, अब आपको स्पष्ट दिख रही होगी, थोड़ा सा इधर उधर हो भी रहा है लेकिन आप समझ लेना कि ये सेंटर ऑफ मास है और उसकी एक्सिस है ये। अगर हम इसका जड़त्व आघूर्ण निकालें तो आप जानते होंगे कि आज सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो अगर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड ये है जिसके बीच की दूरी हमने मान ली कि स्मॉल d है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो एक कण के लिए निकाल रहे, तो md स्क्वायर, यही तो होगा एक कण के लिए। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बल लगा करके इसको यहां पे आघूर्ण देते हैं तो आघूर्ण की दिशा क्या होगी। जब हमने ये त्रिज्या है, इधर हम बल लगा रहे हैं तो हमने राइट हैंड स्क्रू रूल समझ लो आप, या राइट हैंड थंब रूल। ये R त्रिज्या है, मेरी उंगलियां R त्रिज्या को प्रदर्शित कर रही हैं। F बल है तो हमें उंगलियों को F बल की दिशा में कर्ल करना है, तो जो आघूर्ण की दिशा है वो ये होगी। ठीक, तो वो बल आघूर्ण की दिशा, और अब हम यहीं पर बल लगा करके इसको घुमाना चाह रहे हैं तो देखना क्या होता है। वाह, कितना अच्छा है, घूमने लगा ये घूमने लगा है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई हमें। अब एक बात बताओ कि अब अगर हम इसको यहां पे कहीं लगाएं, यहां पे अगर लगाएं तो कहने का मतलब है कि इतनी त्रिज्या यहां पे जब सेंटर था तो जड़त्व आघूर्ण ICM बराबर था इतना। अब हमने एक्सिस ये मान ली तो इतना जड़त्व आघूर्ण और जुड़ जाएगा, और इतना जड़त्व आघूर्ण कितना जुड़ेगा अगर हम स्मॉल m कण के लिए निकालें, मात्र एक कण के लिए, ये जहां स्मॉल m कण है तो कितना और जुड़ जाना चाहिए। अगर हम I निकालें इस एक्सिस के सापेक्ष, अगर I निकालें तो ICM तो इतना है ही है और प्लस इतना और जुड़ जाएगा, तो I बराबर जो होगा वो ICM और प्लस कितना और जुड़ जाएगा MA स्क्वायर। अभी हम एक कण के लिए निकाल रहे, पूरे पिंड के लिए नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान देना, MA स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के बजाय हमने दूसरी वहां से एक्सिस को हटा दिया, किनारे पर शिफ्ट कर दिया, यहां एक्सिस अगर बना ली तो जड़त्व आघूर्ण पहले से बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव के लिए अब हम घुमा के देखते हैं, उतने ही बल से कोशिश करते हैं कि हम उतने ही बल से आघूर्ण पैदा करें, बल आघूर्ण पैदा करें, और तो देखते हैं क्या होता है। भाई साहब, एक चक्कर लगना मुश्किल हो गया। इसका मतलब है कि तब जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में एक संबंध होता है, टाउ बराबर I इंटू अल्फा, जहां पर अल्फा है कोणीय त्वरण।
तो अगर जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया तो उसी अनुपात में बल आघूर्ण भी बढ़ेगा, और बल आघूर्ण बढ़ने का मतलब है बल आघूर्ण बढ़ा है तो हमें बल का मान भी उसी अनुपात में बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये उसी राउंड से घूमेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जड़त्व आघूर्ण कितना बड़ा रोल अदा करता है। समांतर अक्षों की प्रमेय में बताया गया है कि अगर ये सेंटर ऑफ मास की एक्सिस है और यहां से जो जड़त्व आघूर्ण है ICM, अगर हमने थोड़ा सा इस एक्सिस को इधर शिफ्ट कर दिया तो जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा, कितना और इतना और बढ़ जाएगा, तभी ये इसमें इतना ऐड कर दिया गया। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए देखिए मैं कैसे कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि I बराबर अगर यहां से और इस स्मॉल m द्रव्यमान का जो ये पिंड है और यहां तक की दूरी अगर हम मान लें कि स्मॉल r है तो I बराबर कितना होगा, अगर हम सभी कणों के लिए निकालें, एक कण के लिए तो mr² होगा। अगर इसमें मान लो ये छोटे छोटे m द्रव्यमान के बहुत सारे कण हैं तो पूरे पिंड के लिए अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे समेशन का चिन्ह लगा देना, सिग्मा का चिन्ह, तो सिग्मा mr² हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि m r बराबर कितना है, a प्लस d, तो a प्लस d का होल स्क्वायर। अब a प्लस d का जो होल स्क्वायर है उसी के अनुसार इसका भी यहाँ पे इसको खोल दे, तो सिग्मा m a² प्लस d² प्लस 2ad। अब m का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो सिग्मा ma² प्लस सिग्मा md² प्लस सिग्मा 2mad, इतना हमने लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं। स्मॉल a, आप जानते हैं कि स्मॉल a का मान फिक्स है, दो अक्षों के बीच की दूरी फिक्स है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, a² और सिग्मा m लिख दिया। यहाँ पे सिग्मा m इंटू d², सिग्मा m इंटू d², यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d, तो ये सेंटर ऑफ मास से जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ICM प्लस यहां पे हमने क्या किया, 2 संख्या है जो नियत वैल्यू है, एक दो अक्षों के बीच की दूरी भी फिक्स है, वो भी नियत वैल्यू बाहर निकाल ली, तो सिग्मा m इंटू d। अब ये a² और सिग्मा m का मतलब पूरे पिंड का द्रव्यमान, और पूरे पिंड का द्रव्यमान हमने कितना माना, कैपिटल M, तो हमने यहाँ पर m इंटू a² और प्लस ICM और प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा m इंटू d। d क्या है, दूरी। आपको पता है कि अगर हमने बल में दूरी का गुणा कर दिया तो बल आघूर्ण हो गया, अगर हमने द्रव्यमान में दूरी का गुणा कर दिया तो द्रव्यमान आघूर्ण हो गया। अब द्रव्यमान आघूर्ण का मान कितना होगा, तो इसके लिए मेरे पास एक देखो, ये एक तराजू है जो हमें एक बच्चे ने बना के दी है, बच्चे का नाम तो मुझे इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे पास तराजू है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये तो किस को प्रदर्शित कर रहा है, ये फलक्रम को प्रदर्शित कर रहा है, आलंब को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब आप देखें अगर ध्यान से तो ये आलंब जो है वो सेंटर ऑफ मास पर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इधर की ओर खिसका है, इसका मतलब इधर का वेट ज्यादा है, तभी तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर खिसक गया, बल्कि और मुझे थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, है। अच्छा, अब आप इस तराजू को अगर ध्यान से देखें तो इस सेंटर से यहां तक की दूरी और मल्टीप्लाइड बाई m, जो इधर m द्रव्यमान लटका हुआ है, दोनों का गुणा कर द्रव्यमान आघूर्ण हो जाएगा। अब इस सेंटर ऑफ मास से इधर की दूरी और मल्टीप्लाइड बाई इधर जो मास लटका हुआ है, इधर का गुणा कर दें, तो इधर का जो द्रव्यमान का आघूर्ण है और इधर का द्रव्यमान आघूर्ण है, दोनों बराबर है। तो टोटल आघूर्ण का मान कितना होगा, इसके लिए अगर हम मान पता करना चाहें तो आप ध्यान दीजिएगा कि इधर वाला जो है वो नीचे की ओर घुमा रहा है। नीचे की ओर घुमाने का मतलब है ये इधर की ओर ले जा करके किधर की ओर ले जा रहा है, क्लॉकवाइज। इधर वाला ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, जबकि इधर का जो वेट है वो देखना किधर की ओर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और अगर ये सेंटर ऑफ मास है
तो दोनों का आघूर्ण का योग जो होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ये आघूर्ण का सिद्धांत है, चाहे वो बल का आघूर्ण हो चाहे द्रव्यमान का आघूर्ण हो। अगर पूरा पिंड है और विभिन्न कणों पर लगने वाले बल की वजह से वो संतुलन में है और अगर ये घूमने के लिए स्वतंत्र है अपनी एक्सिस से, तो बल और द्रव्यमान के बीच की दूरी मतलब उनके आघूर्णों का जो योग है वो शून्य होता है। ऐसा आघूर्णों का सिद्धांत है। तो उसी प्रकार से हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आप समझ गए होंगे कि पूरे पिंड के लिए, इस पूरे पिंड के लिए जो द्रव्यमान के आघूर्णों का टोटल योग है वो कितना होगा, शून्य होगा। तो इसलिए हमने इसको शून्य कर दिया। तो अब आपका कितना आ गया, ICM और प्लस MA²। ये कितना, ये हो गया I बराबर। तो इस तरीके से ये समांतर अक्षों की प्रमेय हो गई है। अगर हम आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाना चाहें जिससे आप और घर पे कर सकते हैं। अभी हमने पतली छड़ ली थी, ये पतली छड़ ली थी। अब की बार हम एक डिस्क ले रहे हैं, ये डिस्क है। अब इस डिस्क को इस समय हमने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस गुजर रही है। तो इस समय इस पर बल लगा करके जो आघूर्ण पैदा करेंगे तो उसके कारण ये क्या होगा, ये घूमने लगेगा, अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमने लगेगा। अब हमने क्या किया, आप अगर ध्यान दें, यहां पे ध्यान दें, हमने एक्सिस को सेंटर ऑफ मास के बजाय थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा ही सा शिफ्ट किया, बहुत थोड़ा सा। देखना, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ये, हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, कौन, एक्सिस को। अब हम अगर देखें तो अब क्या होगा, अब देखो, अब इसके घूमने का अंदाज बदल गया है। और अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास को और चेंज कर, अब ये एक्सिस को और चेंज कर दें, बिल्कुल सिरे पे कर दिया। अब देखें, आप देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजर रही है तो उसके कारण जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो ICM है। अगर इस एक्सिस से हमने थोड़ा सा भी एक्सिस को शिफ्ट किया किनारे की ओर तो उतना ही जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद।